इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन आपको बता दिया था, ठीक है। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी आपको बता दिया था। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी का सेपरेशन अपॉन कोलिजन से पहले कितने रिलेटिव वेलोसिटी से पास आ रहे हैं, इन दोनों के रेशियो को हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा था, ठीक है ना। इसका वैल्यू एक के बराबर, जीरो के बराबर है बड़ा और एक के बराबर है छोटा होता है। एक के बराबर है तो परफेक्टली इलास्टिक, जीरो के बराबर है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है ना। इनइलास्टिक। हाँ यस, मालूम है ना बेटा, ठीक है। यस तो सर। आज हम इलास्टिक कोलिजन्स के लिए डेरिवेशन कर लेते हैं। मतलब अगर दो बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड करेंगी तो इलास्टिकली कोलाइड करने के बाद उन दोनों की वेलोसिटीज क्या होगी, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज के टर्म में और उनके मासेस के टर्म में हम इसको आज निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो इलास्टिक कोलिजन में बेसिकली हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स कहे, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट ये थे कि इलास्टिक कोलिजन में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो एनर्जी और मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहेंगे, चाहे आपका कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो। लेकिन इलास्टिक कोलिजन में आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर आता है। अगर किसी रीजन में आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट या कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन कर रहे हैं, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं तो दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स ने अगर वर्क डन किया है तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको मिलेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर हम लोग वर्क करते हैं तो इट मस्ट बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। लेकिन अगर आपके फोर्सेज जितने भी इन्वॉल्व हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के हैं तो आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। मतलब इलास्टिक कोलिजन में आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है और जो इन्वॉल्व फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है ना। हाँ, आवाज आ रहा है ना, हेलो। सर एको हो रही है आवाज। हाँ आवाज कुछ उसको करना है, आवाज एक और है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन की बात चल रही है। यस सर। आगे चलते हैं, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लंबा चौड़ा डेरिवेशन है बेटा, ठीक है। तो एक बॉडी है, इस बॉडी का मास यस। m1, ठीक है। एक बॉडी है, इसका मास m2। तो ये जो है ये चल रहा है आपका u1 वेलोसिटी से, और जो ये चल रहा है ये चल रहा है आपका u2 वेलोसिटी से। तो u1 एंड u2 आर इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज। कौन सी वेलोसिटीज है बेटा, हेलो, initial velocities. Let us consider two bodies of masses m1 and m2 are moving linearly, या एक ही डायरेक्शन चल रहे हैं, एक ही लाइन में, और वेलोसिटीज u1 एंड u2। हम लोग कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्या कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। तो ये जो टॉप ये जो है ये है बिफोर कोलिजन, बिफोर यस सर। कोलिजन, ठीक है। कॉलिजन। अब देखिए पीछे वाली बॉडी तेज भाग रही है, डेफिनेटली तभी कोलिजन होगा ना। तो u1 का एरो बड़ा है, u2 का एरो छोटा है, दैट इज u1 इज ग्रेटर देन u2। यस सर। अब ये दोनों टकरा गए, ए और बी कोलाइड कर गए, और जो कोलिजन हम लोग कह रहे हैं ये कोलिजन हम लोगों ने परफेक्टली इलास्टिक कहा है इन वन डायमेंशन। तो जब ए और बी कोलाइड करेंगे तो डेफिनेटली ए बी में फोर्स लगाएगा आगे को, बी ए में फोर्स लगाएगा पीछे को। तो ये है F21 कह दो, फोर्स ऑन टू अप्लाइड बाई वन, या एफ बी ए कह दो, फोर्स ऑन बी अप्लाइड बाई ए। इसको एफ ए बी कह दो, फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाई बी, फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाई बी। सिंपल सी बात है ना, मैं चल रहा हूँ आगे को, मेरे पीछे से कोई आदमी मुझसे टकराया तो डेफिनेटली मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी, हाँ, क्योंकि उसने जो फोर्स लगाया मेरी वेलोसिटी का तो लगाया, और जो पीछे से मुझसे टकराया उसका वेलोसिटी थोड़ा सा पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बॉडी ने उस पर जो फोर्स लगा उसकी वेलोसिटी का अपोजिट लगाया। कैरम हम लोग खेलते हैं, स्ट्राइकर ने किसी कॉइन को हिट किया तो कॉइन को हिट करते ही कॉइन का वेलोसिटी बढ़ जाता है, स्ट्राइकर का वेलोसिटी क्या हो जाता है, हाँ सर कम हो जाता है, क्योंकि स्ट्राइकर ने उस कॉइन में फोर्स आगे को लगाया है, और एक्शन रिएक्शन से कॉइन ने स्ट्राइकर में फोर्स उतना ही पीछे को लगाया होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहा, ए ने बी में जो फोर्स लगाया वो एफ बी ए लगाया, फोर्स ऑन बी अप्लाइड बाई ए, और बी ने ए पर जो फोर्स लगाया वो एफ ए बी लगाया। तो जो ए पर फोर्स लगा रहा है बी ने जो ए पर फोर्स लगाया वो ये लगाया है, तो वो ए की वेलोसिटी के अपोजिट है। तो अगर वो ए की वेलोसिटी का अपोजिट, डेफिनेटली ए का वेलोसिटी आपका कुछ कम हो जाएगा। और ए ने बी में जो फोर्स लगाया है वो
ये लगा रखा है जो कि इसकी वेलोसिटी के अलोंग लगा है, तो फोर्स लगने से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा आपकी, बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। तो ये v1 और ये v2, तो टकराने से पहले दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे, अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग, और कितनी है u1 माइनस u2, और फिर आप टकराने के बाद दूर चले गए तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग के रेशियो को हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला कहा था। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है जी, अच्छा 0 हो जाएगा। बस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 1, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था 0। हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं 1 डायमेंशन, ठीक है। अगर परफेक्टली अगर आप इसको इक्वल 0 बोलते तो भाई तो सेपरेट ही नहीं करते, मैंने बताया था ना कि चिपक जाता उसमें। हाँ सर, आज परसों एक कागज किया था ने बहुत गीला, 3 बॉल्स ली थी, एक हमने क्रेजी बॉल लिया था, एक हमने प्लास्टिक का बॉल लिया था, एक हमने लेदर का बॉल लिया था, और एक बॉल लिया था कागज का जो कि बहुत गीला था। तो और सबके सब सेम साइज के थे, मान लो मास साइज भी ऑलमोस्ट सबका सेम मान लो, हालांकि सेम साइज के तो मास सेम नहीं हो सकते कि सबकी डेंसिटीज अलग अलग है, हमने मान लिया। तो भाई हमने क्या करा कि पहले क्रेजी बॉल दीवार में फेंकी, फिर हमने प्लास्टिक का बॉल दीवार में फेंका, फिर हमने लेदर का बॉल दीवार में फेंका, फिर हम लोग कागज का गीला बॉल दीवार में फेंका। तो क्या देखा था, जो क्रेजी बॉल था वो लगभग उतनी स्पीड से वापस आ रहा था, प्लास्टिक का बॉल भी वापस आ रहा है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं आ रहा था, लेदर का बॉल तो वापस आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है, और जो कागज वाला बॉल था, गीले कागज वाला बॉल था, वो दीवार में परफेक्टली चिपक गया। तो जो गीला कागज वाला बॉल दीवार में चिपक गया तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर आ गया। क्रेजी बॉल वाला जो लगभग उसी वेलोसिटी से वापस आ रहा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आ गया। प्लास्टिक वाले बॉल को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक नहीं कहेंगे, इलास्टिक कह देते हैं। लेदर वाली बॉल को हम परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं कहते हैं, जस्ट इनइलास्टिक कह देते हैं, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो वैल्यू है वो हो गया 1, ठीक है। नाउ व्हाट इज ई, ई क्या होता है बेटा, ई है रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग। एरो का यूज मैं नहीं कर रहा हूँ, एरो का यूज करना चाहिए कायदे से, नहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई ये 1 डायमेंशनल है और एक ही डायरेक्शन में, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, तो डायरेक्शन सबका सेम है, तो डायरेक्शन कोई फैक्टर अभी यहाँ पर नहीं करने वाला, कोई दिक्कत नहीं करने वाला है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू कितना रहा भाई, 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये तो हमने सीधा कर लिया। चलिए पहले प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 होता है। पेपर में सवाल अक्सर देता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, मैं अक्सर वो जो सवाल देने वाला होता हूँ मैं अक्सर पहले ही बोलता हूँ कि हाँ भाई इस टाइप के सवाल आने वाले हैं। अब एग्जैक्ट में बताऊंगा ये आएगा, इस टाइप का सवाल आ सकता है। सवाल क्या होता है कि भाई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखिए एंड देन सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज 1। ये सो प्रूफ करना होता है आपको, अभी तो हमने सीधे कर दिया था, अभी प्रूफ करते हैं। चलिए भाई, दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो कंडीशंस थी हमारी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, मेन जो 2 थी तो 4, जिसमें मेन 2 थी, जो मेन 2 थी वो कौन कौन सी थी बताइए। ताकि सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है और फोर्स कंजर्वेशन कंजर्वेटिव रहता है, यस, और लीनियर मोमेंटम भी क्या था बेटा, कंजर्व था। तो कोलिजन से पहले लीनियर मोमेंटम इक्वल टू कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा भाई, m1 u1, इसका कितना होगा m2 u2। तो व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, m1 u1 प्लस m2 u2, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है तो सीधे ऐड हो गया, ये भी इस को, ये भी इस को, रिजल्टेंट भी इस को ही आएगा। एंड व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, m1, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v1, तो m1 v1 इज प्लस m2 v2, तो ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि जो एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स है ये इस केस में इंटरनल फोर्स की तरह काम करेगा, इन दोनों में आपस में एक दूसरे में फोर्स लगा रखा है, इन दोनों पर किसी तीसरे ने बाहर से फोर्स नहीं लगा रखा है, तो इसलिए टकराने से पहले का मोमेंटम टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। इसमें m1 वाले सेपरेट कर दीजिए, तो m1 u1 माइनस m1 v1, तो m1 कॉमन ले लेते हैं, u1 माइनस v1, ठीक है, इज इक्वल टू m2 वाले साथ m2 v2, और ये यहाँ जाएगा m2 u2, तो m2 कॉमन ले लोगे तो v2 माइनस u2, क्लियर है, ठीक है। अरे बकवास है, डेरिवेशन में कुछ नहीं है। इक्वेशन नंबर 1, पहला कंडीशन लगा दे बेटा कि लीनियर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है क्योंकि वहां पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है, इंटरनल फोर्स काम करते हैं, एक्शन रिएक्शन जो भी है।
दूसरा कंडीशन था कि तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन नहीं, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑफ द बॉडीज? m1 हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होगा। तो टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा आपका? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो समझ के बात को, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर टकराने से पहले इनका नेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टकराने के बाद इनका नेट काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m1 बताइए भाई, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्लियर? तो हाफ हाफ कॉमन लेके काट डालो, तो हाफ 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 कॉमन लेके कट जाएगा। तो फिर m1 वाले एक साथ, m2 वाले एक साथ, तो m1 कॉमन लोगे तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 साथ लो, m2 कॉमन ले लोगे तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो भाई दो कंडीशंस लगा दी हमने इलास्टिक कोलिजन्स की। अब इन दोनों कंडीशंस को लेके हमने पहले तो ये शो करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, और इन दोनों इक्वेशंस को लेके हमने कोलिजन के बाद पहली बॉडी का और दूसरी बॉडी का वेलोसिटीज निकालना है m1 u1 और m2 u2 के टर्म में। लंबा डेरिवेशन गुणा भाग होगा इसमें काफी ज्यादा, बस गुणा भाग ही है। फिजिक्स खत्म हो गया, अब मैथमेटिक्स शुरू होगी बेटा। अब इतना मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए। खैर, तो पहले तो काम करते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 को ऐसे डिवाइड देते हैं। तो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो गया। चलो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 टाइम्स कितना? v2 माइनस u2। आपने दो में एक का डिवाइड दे दिया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मालूम है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो u1 माइनस v1 और u1 माइनस v1 कट गया, m1 कट गया, m2 कट गया। तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर में u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 होगा। u1 माइनस v1 ऊपर की u1 माइनस v1 से कट गया, तो u1 प्लस v1 बच गया इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2 बच गया। तो इस u2 को यहाँ भेज दो और इस v1 को वहां भेज दो। तो u1 तो था ही था, ये u2 यहां आ गया, तो u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 तो यही है, ये v1 वहां जाएगा तो माइनस v1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो v2 माइनस v1 अपॉन, इसको यहां भेज दिया, अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जी? 1 आ गया ना? अरे इस इक्वेशन से वैल्यू बना गई। हाँ सर। फ्रॉम डेफिनेशन v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 कितना हो जाएगा? ये होता है। हाँ। और यही चीज किसके बराबर आई है? 1 के। तो E इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो प्रूफ हो गया ना कि इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। क्लियर हो गई बात? चलो भाई अच्छी बात है, क्लियर हो गई। तो अब एक काम करते हैं, यहां से इसको पकड़ो। देखिए इसमें से v2 सेपरेट कर दो, तो v2 कितना आ जाएगा भाई? v2 सेपरेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इस इक्वेशन का यूज करना है। इस इक्वेशन में u1 गिवन होगा इनिशियल वेलोसिटी, u2 भी गिवन होगा इनिशियल वेलोसिटी दूसरी बॉडी की। हमको v1 और v2 निकालने हैं। तो पहले काम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन से v2 का वैल्यू निकालते हैं v1 के टर्म में, और यहाँ पर v2 का वैल्यू v1 के टर्म में पुटअप कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन v1 में आ जाएगी। फिर उसमें से हम लोग v1 सेपरेट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। अबे गुणा भाग तो आप लोग जानते हो बेटा, आप तो इंटेलिजेंट लोग हो ना, गुणा भाग तो कई लोग इतना। देखो भाई यहाँ से पकड़ लें, यहाँ से v2 निकालिए, इस इक्वेशन से v2 निकालिए, कितना आ रहा है? तो v2 इज इक्वल्स टू जो आ गया वो आ गया u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक हो गया? इतना नोट कर लीजिए बेटा, नोट करो, नोट करें। तो हमने वहां से v2 निकाल दिया था। हाँ। तो वैल्यू ऑफ v2, अब इस v2 का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में, या इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं। हाँ पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर, यहाँ पे पुटअप करो बस हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर में तो 1 में पुटअप कर देते हैं। देखो 1 में पुटअप कर देते हैं, किसका वैल्यू?
V2 का वैल्यू, देखिए आ गया आंसर। तो M1 के साथ कौन है, फ्रॉम वन एंड, इस वाले इक्वेशन को मान लो 3, फ्रॉम 1 एंड 3, तो फ्रॉम 1 एंड 3 में बात करोगे तो 1 कौन है भाई, M1 इंटू U1 माइनस V1 इज इक्वल्स टू M2। अब हमको V1 निकालना है, तो V2 को हमने V1 के टर्म में ले लिया, तो कितना भाई V2 कितना था, U1 माइनस U2 प्लस V1, तो रख दो U1 माइनस U2 प्लस V1, किसका वैल्यू है, V2 का, माइनस U2 पहले से ही बैठा पड़ा है, तो M1 U1 माइनस M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 U1, M2 U1 माइनस U2 ट्वाइस U2, तो ट्वाइस M2 U2 प्लस M2 V1, क्लियर है, ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब M1 वाले एक साथ, ये M1 है, देखो इस M1 को पहले तरफ भेज दो, और जो ये M2 वाला है उसको यहाँ भेज दो, या इसको वहां जब से करना है, M1 U1 M2 U2 M1 U1 M2 U2, यहाँ आ गया, तो भाई M1 माइनस M2 इंटू U1, ठीक है, माइनस 2M2 U2 यहाँ आ गया, प्लस 2M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 है, M1 V1 वहां चले गए तो प्लस M1 V1 बन गया, M1 V1 प्लस M2 V2, तो V1 तो V1 कॉमन आ गया, M1 प्लस M2, तो V1 सेपरेट करोगे तो आ गया M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, ठीक है, प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, तो इट इज द वेलोसिटी। अब इसको 2-4 बार आप लोग पढ़ोगे, फॉर्मूले को बोलोगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा बेटा, M1 माइनस M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, इट इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, क्लियर है, हाँ सर, आ गया ना। यस सर। अच्छा, अब यहां से अगर आप V1 सेपरेट करोगे V2 के टर्म में, दैट इज V1 इक्वल टू V2 माइनस U1 प्लस U2, और उसको इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे, तो वहां से आपका किसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, V2 का, किसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, V2 का, तो ये तो V1 निकल के आ गया, इतना आ गया, यस सर। नोट कर लोगे इसको। कर लेंगे। देखो फ्रॉम 3 से फिर चल रहे हैं, यहीं से देखिए यहाँ से V1 निकालिए, तो V1 कितना आ गया बेटा, यहाँ से V1 कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा V2 माइनस U1 माइनस प्लस U2, ये तो रहेगा ना, हाँ सर। यहाँ से V1 कितना आ गया, V2 माइनस U1 प्लस U2, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 इज इक्वेशन नंबर 1 अगेन, तो इक्वेशन नंबर 1 में फिर से हम लोग किसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं, किसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं बेटा, बताइए, V1 का, तो अगर V1 का पुटअप करोगे तो किसके टर्म में आ जाएगा, V2 का टर्म में आ जाएगा, और अगर V2 के टर्म में आ जाएगा तो आपका वहां से V2 निकल के नहीं आ जाना है। अच्छा, V1 कितना है, फिर रिपीट, V1 कितना है बताना, M1 माइनस M2 अपॉन कितना, M1 प्लस M2 इंटू U1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, कौन सी वेलोसिटी आ गई बेटा आपकी, V1 तक करने से पहले की। अब जब पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम कहाँ से, 3 फ्रॉम 1 टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम 1 टू कहाँ, इक्वेशन फ्रॉम 1 नहीं, फ्रॉम 3 टू इक्वेशन 1, तो रख दो भाई, 3 से वहां रख दो, आपका आंसर आ गया। तो जो M1 आ गया वो M1 देखिए, M1 इंटू U1 माइनस V1 माइनस V1 रखोगे तो माइनस V2 प्लस U1 माइनस U2 आपका आ जाएगा, इज इक्वल्स टू M2 V2 माइनस U2 आपका आ गया, सॉल्व करोगे इसको आप, तो M1 U1 माइनस M1 V2, ठीक है, देखो U1 कितना हो गया, 2U1, तो 2M1 U1 हो गया, माइनस M1 U2 माइनस M1 V2 इज इक्वल्स टू M2 V2 माइनस M2 U2, ठीक हो गया, एक मिनट इसको वही काम कुछ नहीं
आया क्या? पॉज हो गया था यू ये तो हाँ ये सॉरी माइनस कॉमन लोगे तो m1 माइनस m2 आएगा, यहाँ के प्लस हो जाएगा ना, इंटू u2 इज इक्वल टू v2 वहाँ गया m2 v2 माइनस m1 v2, तो v2 कॉमन ले लोगे तो m1 प्लस m2 हो गया, ऑन कर दो, हो गया ना, ठीक है इतना हो गया। तो यहाँ से v2 कितना आ गया बेटा आपका, v2 आ गया 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अगर आप निगेटिव में नहीं बोलना चाह रहे हो पॉजिटिव बोल दो, और कितना आ गया m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू कितना बेटा आपका u2। क्लियर होगी बात? हाँ सर। ये फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए बेटा, कंपटीशन वगैरह में फॉर्मुले पे बेस बहुत सवाल आते हैं, डिस्कस करते हैं इनमें, ठीक है। तो v1 कितना है बताना, v1 कितना है, v1 जो आया था वो आया था, चलो आप लोग याद करिए v1 कितना आया था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 और v2 कितना चाहिए, यहाँ पर 2m2 u2 है तो यहाँ पर उल्टा है 2m1 u1 और दूसरा वाला प्लस में तो m2 माइनस m1 है, तो v2 जो है वह है 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। क्लियर है बेटा? बड़ा आसान सा, लेकिन बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूले रहे हैं, अगर 2-3 बार आप लोग पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा वो। तो v1 जो रहा, v1 कितना फिर बोलिए, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। और v2 किसके बराबर है, v2 जो है वो है आपका 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। यस, आ गया ना फॉर्मूला, याद हो गए? हाँ सर थोड़ा डेरिवेशन नहीं, आप नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं बेटा, डेरिवेशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो भाई क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, उसमें से m1 और m2 सेपरेट करके इक्वेशन बना दी। फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाया, उसमें भी हमने m1 और m2 सेपरेट कर दिए। फिर दो इक्वेशंस को डिवाइड दे दिया, दो इक्वेशन को डिवाइड देने पर कोफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोकेशन 1 प्रूफ हो गया था। और जो इक्वेशन बनी उस इक्वेशन से एक बार आपने v1 सेपरेट किया और एक बार आपने v2 सेपरेट किया। जब हमने v2 की वैल्यू v1 के टर्म में निकाली तो फाइनल v1 हमारा निकल के आया, और जब हमने v1 का वैल्यू v2 के टर्म में लेके पुटअप किया तो फिर हमारा v2 भी निकल के आ गया, गुणा भाग इतना ही था। याद हो गया बेटा? चलिए भाई याद हो गया। आप इसके अब स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस सर। v1 कितना है बताइए, याद दिलाओ। m1 v1 अपॉन m2 u2 u v1 जो आया था वो आया था आपका m1 बताइए माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो आया था, यस सर। आया था ना, ये v1 निकल के आया। और v2 क्या है बताइए, बताओ, इसमें ये उल्टा हो जाता है 2m1 u1 अपॉन 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 माइन प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू कितना u2। याद है? u। हाँ सर। याद हो गया ना? हाँ। अच्छा अब स्पेशल केसेस करते हैं। दो बॉडीज कोलाइड करेंगी इक्वल मास की, फिर दो बॉडीज कोलाइड करेंगे जिसमें एक का मास दूसरे के मास से काफी ज्यादा है, बी का मास काफी ज्यादा है, ए का मास काफी कम, फिर ए का मास काफी कम, बी का मास काफी ज्यादा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भाई सेकंड बॉडी है वो रेस्ट में है, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो पहला केस, केस 1 हम लोग कर रहे हैं। तो पहला केस है इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर कोलाइडिंग, m1 इक्वल टू m2 कर देते हैं। दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है, ये बॉडी का वेलोसिटी u1 है, ठीक है, जी सर। ठीक है, इसका मास m1 है जो कि m के इक्वल है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m कर देते हैं। और जो दूसरी बॉडी ये है, इसका मास m2 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u2 है। लेकिन m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू क्या बेटा, अभी m है, हाँ सर। है, ठीक है। थोड़ा इसको डिजिट में समझेंगे, डिजिट में जल्दी समझोगे। इसका वेलोसिटी हम लोग मान 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ सर। और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग 8 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात कॉमन सेंस, कोलिजन कैसा, परफेक्टली इलास्टिक की इन इलास्टिक? सर इलास्टिक। तो कोलिजन रहा परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या चीज कंसेप्ट रहती है, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। अच्छा, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m इंटू 10 स्क्वायर। हाँ सर। हाफ। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m इंटू 8 स्क्वायर। सर चलिए पहले फॉर्मुलाज पुटअप कर लेते हैं। तो v1 कितना आगे बताइए फॉर्मूले के साथ, इस v1 के लिए बताइए कितना आगे। तो m1 माइनस m2 इक्वल है m1 और m2,
हाँ सर 0। तो ये 0 इक्वल टर्म 0 हो गया, और यहाँ पर 2m u2 अपॉन m प्लस m। अरे मास सेम है ना। तो यहाँ अलग हो जाएगा। हाँ तो ये क्या होगा भाई, तो 0 हो गया प्लस 2m अपॉन m प्लस m। कट जाएगा। शाबाश, कट जाएगा। m प्लस m इंटू कितना रहा, u2। तो बेटा m प्लस m कट गया, तो v1 किसके बराबर हो गया। हाँ सर U1 के बराबर। हाँ v1 जो है वो u2 के बराबर हो गया। v1 इज इक्वल टू u2, तो जो v1 था वो कितना हो गया, u2। मैं टकराने से पहले इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे की 8 मीटर पर सेकंड थी। टकराने के बाद पहले की कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड। और जो दूसरे की वेलोसिटी v2 आएगी टकराने के बाद, वो u1 आ जाएगी। करके देख लो, m और m सेम है, तो m माइनस m कितना हो गया, 0। तो ये 0 हो गया, तो 2m अपॉन m प्लस m, तो 2m से 2m कटा, तो v2 किसके बराबर आ गया बेटा, u1 के बराबर। मैं टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड थी। टकराने के बाद जो पहला बॉडी है उसका वेलोसिटी दूसरे के बराबर हो जाएगा, और दूसरे का वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, पहले के बराबर। लेकिन कब होगा ऐसा कब होगा, व्हेन द टू बॉडीज हैव इक्वल मासेस। और दोनों बॉडी इक्वल मासेस की हैं, लीनियरली वन डायमेंशंस में क्या करें, इलास्टिक कोलिजन करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि मोमेंटम एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रखने के लिए वेलोसिटीज आपस में क्या हो जाएंगी भाई, एक्सचेंज हो जाएंगे। एक्सचेंज हो जाएंगे। कब होंगे, जब मासेस क्या होगा, सेम होंगे जब मास। Same होगा। समझ गए ना। चलिए दूसरा केस करते हैं, व्हेन रेस्ट। तो एक ब्लॉक ये है, इसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 हो गई, ठीक है। एक बॉडी यह है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, और जो u2 है वो u2 अभी 0 है, तो एरो से रिप्रेजेंट करना नहीं चाहिए, ठीक है। आवाज ही नहीं आ रही, ठीक है ना। तो पहली बॉडी m1, इसकी वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी m2 और इसका वेलोसिटी u2 जो है वो रेस्ट में है, तो u2 0 कह देते हैं। टारगेट बॉडी इज इन रेस्ट। तो रेस्ट में है तो v1 कितना है, तो u2 0 हो गया, तो v1 कितना आ गया अभी बताइए, तो v1 कितना आ गया बताइए। टारगेट बॉडी रेस्ट में तो v1 कितना आ गया, तो 0 हो गया ना। तो कितना आ गया, M0 हो गया, m1 माइनस m2 अपॉन M1 प्लस m2 इंटू u1, U2 0 है, u1 और u2 0 हो गया, तो यहाँ v2 कितना आ गया भाई, तो v2 जो आगे हो गया आपका कितना, 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, M1 प्लस हाँ इंटू कितना, ठीक है, क्योंकि u2 0 है ना, तो ये भी 0 हो गया, और ये भी क्या हो गया 0 की टारगेट बॉडी रेस्ट में, ठीक है। इसके भी 3 केस आएंगे। When the target body is in rest, when the target body is in rest and m1 equal to m2, when the target body is in rest and m1 equal to m2, when the target body is in rest, when the target body is in rest and m2 is very very greater than m1। तीसरा, when the target body is in rest और m2 is very very smaller than m1। क्लियर है, हाँ 2 केस। ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, हाँ तो इलास्टिक कोलिजन अभी जस्ट पहला केस, अगर दो इक्वल मासेस के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता था तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती थी, हाँ हो जाती थी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी u1, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, और अगर इनके इक्वल मासेस और इलास्टिकली कोलाइड करें तो एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा u1, मतलब ये रेस्ट में है ये मोशन में है, दोनों का मास इक्वल है और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ये ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से 0 में, टकराते ये आ जाएगा 0 पे और चलने से शुरू कर रहा है कितना 10 मीटर पर सेकंड। मैं टकराने से पहले ये रेस्ट में था, टकराने और इसकी कुछ वेलोसिटी थी, टकराने के बाद ये वाला रेस्ट में आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी जितनी पहले वाले की थी। इक्वल मासेस वाला कॉन्सेप्ट ना बेटा कि वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी, हाँ ठीक है। तो भाई m1 इक्वल टू m2 है, तो m1 इक्वल टू m2 है, तो m1 माइनस m2 कितना हो जाएगा 0 होगा, नहीं होगा। और जो v2 हो जाएगा वो v2 कितना होगा बेटा, मास इक्वल है तो 2m अपॉन m प्लस m कट गया, तो v2 इक्वल टू u1। मतलब अगर इक्वल मासेस थे तो इक्वल मास अगर कोलाइड कर रहे हैं तो इक्वल मास अगर कोलाइड कर टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी वो इसकी हो जाएगी मतलब 0, और जो इसकी वेलोसिटी थी वो इसके बराबर हो जाएगी मतलब कितना
u1, तो v1 जो है वो 0 हो गया और जो v2 है वो किसके बराबर हो गया, u1 के इक्वल। ये क्लियर है ना, याद समझ पा रहे हो? हेलो बेटा, साउंड आ रहा है? हाँ सर। क्लियर, समझ में भी आ रही चीजें क्या क्या चल रही हैं? हेलो, यस सर, समझ रहे हैं। ठीक है। अब एक काम और करते हैं, मतलब टारगेट बॉडी इज इन रेस्ट, दूसरा केस मतलब टारगेट बॉडी इज इन रेस्ट हाँ एंड सर, कंचे खेलने में ऐसा ही। m1 इज वेरी वेरी ग्रेट, m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, m2 m1 से काफी अरे बताओ भाई, m2 इज वेरी वेरी बड़ा। ग्रेटर देन, ज्यादा बड़ा है बड़ा है, मतलब एक पत्थर बहुत बड़ा, सर, काफी बड़ा है। हाँ काफी बड़ा एक पत्थर है, ठीक है, हाँ ठीक है, एक पत्थर काफी बड़ा है, ये m2 है और ये रेस्ट में है, क्योंकि आपने u2 0 क्या रखा है ना, हाँ ना, हाँ हाँ, और एक छोटा सा बॉल है, इसका मास m1 है यस सर और इसकी वेलोसिटी u1 है, हाँ ठीक है। हाँ सर। अच्छा, एग्जांपल प्रैक्टिकल देखते हैं हाँ, पहले। सर। एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक, हाँ और मेरे पास एक छोटी सी क्रेजी बॉल है, छोटी सी क्रेजी बॉल है, छोटी सी, हाँ और एक बहुत बड़ा यस पत्थर, सर, ठीक। बहुत बड़ा पत्थर है। हाँ सर। अब मैं इस छोटे से क्रेजी बॉल हाँ, को, सर। इसका m1 मास काफी कम है m2 के रिस्पेक्ट में, फेंका m2 की तरफ, तो टकराते ही क्या होगा बताओ, वापस हाँ, सर। कौन वापस आएगा, वापस आ जाए। कौन, छोटी बॉल क्रेजी बॉल। तो जितनी स्पीड से जाएगी टकरा के उतनी स्पीड से कहाँ आएगी, वापस आ जाएगी। तो पहले उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट थी, हाँ टकराने के बाद कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट, लेफ्ट हो जाएगी। हाँ सर तो जो बड़ा पत्थर था वो टकराने से पहले भी किस में था, रेस्ट में, अभी भी रेस्ट में ही होगा। अभी भी रेस्ट में होगा। देखिए आप मैथमेटिकली लगाते हैं तो मैथमेटिकली आपने बता दिया कि टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी, टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी v1, और जो v1 होगा वो होगा माइनस u1 के इक्वल। yes, मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, अभी समझ गए, हाँ सर u1 से ज्यादा टकराने के बाद v1 माइनस u1 से वापस आएगा, नेगेटिव हो गया, ये पहले भी रेस्ट में था, हाँ सर। ये अब भी रेस्ट में होगा, रेस्ट में। तो v2 0 होगा। चलिए मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, तो v1 लगाइए, अब बताइए m2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन m1, हाँ, यस सर। m2 बहुत बड़ा है, तो m1 माइनस m2 में m2 बहुत बड़ा है और m1 जो है वो m2 के रिस्पेक्ट में लगभग 0 है, हाँ जीरो नहीं है, m2 के रिस्पेक्ट में हाँ, लगभग 0 है, तो 0 को अगर m2 से घटाओगे तो लगभग लगभग माइनस m2 ही तो आएगा, हाँ सर। हाँ और m1 प्लस m2 और 0 को लगभग लगभग m2 में जोड़ोगे तो लगभग लगभग कितना रहेगा बेटा, m2 तो रहेगा, प्लस M2 आ जाए। हाँ क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटा है ना, तो 0 को m2 में जोड़ोगे लगभग इस जो इसके रिस्पेक्ट में 0 इसको जोड़ोगे तो m2 ही बनेगा, और 0 घटाओगे तो माइनस m2 बनेगा, तो माइनस m2 अपन m2 कितना हो गया, -1, हाँ क्योंकि m1 माइनस m2 तो लगभग लगभग माइनस m2 हो गया, और m1 प्लस m2 लगभग लगभग प्लस m2 हो गया, तो माइनस m2 अपॉन प्लस m2 करोगे तो कटने के बाद आ जाएगा -1, तो v1 कितना आ गया बेटा, -u1, हाँ सर आ और जाएगा। जितनी स्पीड से बॉल आगे हो गई तो उतनी स्पीड से पीछे को आ रही है, अभी हाँ बस डायरेक्ट चेंज हुआ है ना। अच्छा m2 क्या है, m2 क्या है भाई, जीरो। m2 क्या था बहुत, m1 जो था वो m2 के रिस्पेक्ट में क्या था, M1 छोटा था बहुत M2 छोटा। ये m1 था बेटा, ठीक है m1 था, तो m1 u1, तो m1 जो है बहुत छोटा है, हाँ m1 प्लस हाँ, m2 बहुत बड़ा है, बड़ा हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो सर, बहुत न्यूमिनेटर काफी छोटा, हाँ डिनोमिनेटर हाँ। काफी बड़ा, हाँ तो जो फ्रैक्शन हाँ, का सर। वैल्यू आएगा 0.0000 समथिंग नहीं आएगा, पॉइंट्स में आएगा। हाँ सर। तो लगभग लगभग हाँ, 0 सर। हो गया, हाँ सर, जीरो ही तो होगा। v2 कितना रहा भाई, 0 जीरो। हो गया प्रूफ, हाँ सर हो मतलब गया। आपने पत्थर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से गया ईस्ट को, हाँ हाँ सर। और बहुत भारी पत्थर से इलास्टिकली टकराया, तो इतनी स्पीड से गया, उतनी स्पीड से कहाँ को आएगा, वापस आ जाएगा। मतलब पहले 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट था, 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट हो जाएगा, हाँ अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा, पहला केस। दूसरा केस, जो दूसरा बॉडी था वो रेस्ट में था,
हाँ टकराने से पहले बाद में भी किसमें रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अच्छा, अभी क्या था, एक क्रेजी बॉल, एक छोटी सी हल्की बॉडी भारी बॉडी से टकरा रही थी और भारी बॉडी रेस्ट में थी, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब भी टारगेट बॉडी रेस्ट में, लेकिन उसका मास काफी कम है और जो कोलाइड करने के लिए आ रहा है उसका मास काफी ज्यादा है। ज्यादा कौन है। सा केस? थर्ड केस। थर्ड केस। थर्ड केस है। जी सर। अच्छा, अब देखना क्या भाई, इसको ऐसे क्या समझिए, पहले समझिए, आपने मूवीज देखी होंगे, मूवीज देखना आप लोग? देखिए। हाँ सर। हाँ अबे यार, ऑफ करो, पॉज करो, काफी कम है और वो किसमें है? हाँ रेस्ट में। समझ गया। तो तीसरा केस जो है उसमें M2 जो है वो रेस्ट में, इट इज वेरी स्मॉलर देन M1, है नहीं है? यस सर। M2 M1 से काफी छोटा होगा, M2 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन M1, तो M2 M1 से काफी छोटा है, समझ रहे हैं? हाँ सर। बहुत तेज Yes, हो sir. रहा है, पता, अब इतना तेज तो होगा ही बेटा। M2 M1, तो M2 बहुत छोटा M1 से, तो M2 बहुत छोटा है, तो भाई M2 माइनस M1 किसके बराबर हो जाएगा? M2 बहुत छोटा है ना? हाँ सर, 0 के बराबर मान अरे लीजिए। क्यों होगा 0 के बराबर? M1 काफी बड़ा है M2 से, तो अभी M2 इज निग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू M1, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0 है, तो लगभग लगभग M1 हो जाएगा, और M1 प्लस M2 भी लगभग लगभग कितना होगा? M1 ही होगा। होगा। तो जो V1 होगा, V1 जो होगा M1 अपॉन M1 कट जाएगा, तो V1 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट V1 इक्वल टू कितना? U1 ही तो होगा। यस सर। मतलब Yes, ट्रक sir. जिस स्पीड चल रहा था, टकराने के बाद भी उसकी स्पीड उतनी ही बनी रही जितनी पहले थी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वही स्पीड है। अच्छा, अब देखिए V2 निकालते हैं, V2 में 2M1 तो 2M1 है, और M1 प्लस M2 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किसके बराबर आया बेटा? M1 इंटू कितना है? U1, कैंसिल आउट हो गया, तो V2 कितना आ रहा? 2 U1। मतलब क्या था कि ये बहुत कोई हैवी बॉडी थी, ये 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, यहाँ पर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, हाँ सर। रेस्ट में थी, ये ट्रक ही है, मान लो ट्रक है, कोई ट्रक है, और यहाँ पर कोई दूसरी बॉडी तो रेस्ट में हल्की, लेकिन ये जो बॉडी है वो इसके मास की स्पीड में काफी छोटी है। ट्रक टकरा गया, ट्रक टकरा गया तो ट्रक का मास इतना ज्यादा है कि उसको पता भी नहीं चला कि टक्कर हुई है, मतलब टकराने के बाद भी वो अब भी उसी वेलोसिटी से भागे जा रहा है जिससे पहले भाग रहा था, हाँ सर। हाँ लेकिन जो टकराया है उसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? दुगनी होनी गई, हाँ डबल जाएगी। तभी ये छटकेगा आगे को। हाँ छटके। अगर बिल्कुल ट्रक का इतना वेलोसिटी है, उस आदमी का भी उतना ही वेलोसिटी होता, दोनों सेम वेलोसिटी चिपका नहीं जाता उसमें। हाँ हाँ सर। अब दूसरी बॉडी की जब वेलोसिटी टकराने के बाद पहली वेलोसिटी दुगनी होगी, तो इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी, 20 मीटर पर सेकंड थी, टकराने में इसकी 40 होगी, तभी तो इसको इस ट्रक वाले को दिखाई देगा ना कोई आदमी ट्रक का छटका छटका आगे को, जबकि ये भी मोशन में है। हाँ सर। आगे बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो कितने केस के बेटा आज हम लोगों ने